हेलो स्टूडेंट, हाय। आज मैं गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आपको केमिस्ट्री का जो हमारा सेकेंड यूनिट है सॉल्यूशन, जो कि मैंने 40% सिलेबस एक क्वेश्चन के मदद से आपको सॉल्व किया था। आज मैं 3 क्वेश्चन के मदद से पूरे सिलेबस को 100% सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके क्रैश कोर्स में आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के व्यू से काफ़ी मददगार होगा। तो प्लीज़ आज आप देखेंगे कि कौन से मैं 3 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहा हूं जो फुल सिलेबस को टच करेगा। जैसा कि इसके पहले वाले जो एपिसोड था मेरा, उस एपिसोड में मैंने मात्र एक क्वेश्चन से पूरे कंसंट्रेशन यूनिट को आपके समक्ष रखा था, जिसमें आपके कुछ कमेंट्स भी आए थे जो बेहतर भी था, कुछ आपने सुझाव भी दिया था, जिसको मैंने उन सारे कमेंट्स को देखते हुए मैं फिर से एक नए तैयारी के साथ 3 क्वेश्चन के मदद से आपके समक्ष ये 100% इस टॉपिक को समाप्त करने की कोशिश कर रहा हूं। और फर्दर उम्मीद करता हूं कि आप फिर से न्यू कमेंट के साथ आएंगे और जो आपको कुछ परेशानियाँ होगी उस कॉमेंट में आप लिखेंगे। चलिए देखिए, मैं आप बताता हूं कि पहले क्या था। पहले कंसंट्रेशन यूनिट में एक छोटा सा जो टेल पार्ट था, जो सॉल्युबिलिटी का पार्ट था, जो छूट गया था मतलब कि टाइम हमारा वहाँ पे लिमिट हो गया था। अब मैं उस सॉल्युबिलिटी के पार्ट्स को आगे बढ़ाते हुए और मैं उसके लिए एक क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और बताने चाहूँगा कि कैसे इसको समझेंगे आप। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ द कंसंट्रेशन यूनिट। मीन्स व्हाट, कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन बना है तो कोई सॉलिड मटेरियल अगर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हुआ है तो वो सॉलिड मटेरियल का 3 फेज हो सकता है। वो सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। यानी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है, लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है और गैस हमारा लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है क्या है, सॉल्युबिलिटी एक रेशियो है किसके, तो वेट ऑफ सॉल्यूट टू द वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं सॉल्युबिलिटी, कि कितना अमाउंट किसी भी सॉलिड पार्ट्स का कितने अमाउंट सॉल्वेंट में या उसके वॉल्यूम में डिसॉल्व हुआ है, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर हम लोग को सोचने वाली बात यह है कि अगर कोई गैसियस मटेरियल अगर किसी सॉल्वेंट में यानी लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन में इसकी सॉल्युबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सोचने वाली पॉइंट क्या है कि कंसंट्रेशन बेसिकली हम लोग कहते थे कि अगर हमारे पास कोई सॉल्यूट है उसका मोल निकाल लेते थे और हमारे पास जो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होता था उसका हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते थे और उस रेशियो को निकाल कर मोलारिटी के टर्म्स में, नॉर्मलिटी के टर्म्स में हम लोग फाइंड आउट कर लेते थे। बट हियर गैस सॉल्युबल इन लिक्विड, तो प्रेशर खुद एक यूनिट है, तो उस गैस का प्रेशर कैसे हमारा रोल प्ले करता है, ये हम लोग को समझना होगा। तो इसके लिए हमारे साइंटिस्ट हेनरी, जिसका नाम आपने सुना है कि हेनरीज ने क्या लॉ दिए थे, कि हमारे पास अगर कोई गैसियस सब्सटेंस है यानी सॉल्यूट है तो वो अगर किसी भी लिक्विड मटेरियल में डिसॉल्व होता है तो उसका जो अमाउंट है, उस सॉल्यूट पार्टिकल का, गैस का जो अमाउंट है और जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका जो एक्सटेंशन फॉर्म है कि अगर हमारे पास सपोज कर लिया जाए कि कोई गैस है, उस गैस का प्रेशर सपोज कर लिया जाए कि P है और उस गैस का ही जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो X है, तो कहा गया कि हमारे पास जो प्रेशर P होगा और जो उसका मोल फ्रैक्शन X होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो उसका प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैसियस सब्सटेंस व्हिच डिसॉल्व इन दैट लिक्विड मटेरियल। ये हमारे पास कंडीशन बनता है। तो ये हमारा होता है P = KHX, इसको हम लोग बोलते हैं KH, हेनरीज लॉ कांस्टेंट। और ये हमारे पास P प्रेशर जो होता है हमारा गैस है उसका प्रेशर है, X जो है मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये कंसेप्ट आया, इस कंसेप्ट के जरिए हम लोग ये देखते हैं कि इस हेनरीज लॉ का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो हमारे दैनिक जीवन में कितना उपयोगी है। चलिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ और मैं इसके लिए न्यूमेरिकल के साथ आता हूँ, लेकिन पहले मैं इसका एप्लीकेशन बताना चाहूँगा कि हेनरीज लॉ का क्या हमारे पास लाइफ में, दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। आप सभी लोग सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। आप सॉफ्ट ड्रिंक जब पीते हैं तो जिस कंटेनर में सॉफ्ट ड्रिंक रहता है, जब उसको आप खोलते हैं तो बबल्स निकलते हैं। एज अ साइंस स्टूडेंट या एज अ स्टूडेंट या एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या आपने कभी सोचा है
कि मैं पानी की बोतल को खोलता हूं तो इस तरह के बबल्स नहीं निकलते हैं, लेकिन किसी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल को खोलते हैं तो क्यों इस तरह के बबल्स निकलते हैं? क्या आपके दिमाग में कभी ये बातें आई हैं? इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में आता है? दूसरी मैं एग्जांपल देता हूं। आपने कभी पहाड़ी इलाके में गए होंगे, वहां पर जब पहाड़ पे आपने चढ़ना शुरू किया होगा तो कुछ समय चढ़ने के बाद आपको थकान महसूस होने लगा होगा, सांसें तेज हो गई होंगी, और बहुत ऊपर अगर हाइट पे आप जाते हैं और कुछ दिनों तक वहां अगर रह लेते हैं तो आप अगर देखते होंगे तो आपको सोचने की जो क्षमता होगी उसमें कमी आती है, थिंकिंग पावर कम होते जाता है। क्या आपने अभी कभी सोचा है कि जो पहाड़ी इलाके में बच्चे रहते हैं या जो वहाँ के लोग रहते हैं, पीपल्स रहते हैं, उनके साथ क्या ये प्रॉब्लम होती है? थिंकिंग एबिलिटी कम हो जाना वो एक बीमारी हो जाती है जिसको एनॉक्सिया कहते हैं। उसी प्रकार अगर आप समुद्र के नीचे जाते हैं, जो हमारे गोताखोर होते हैं, जो हमारे पास शिप डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र के नीचे जाते हैं, 6-6 महीने तक हमारे पास शिप के अंदर रहते हैं, और जब बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक बहुत ही कठिन बीमारी से गुजरना पड़ता है जिसका नाम है, जिसको हम लोग बेंड कहते हैं। दैट मीन्स कि वो अनबियरेबल पेन हमारे बॉडी में होने लगते हैं। तो ये सब जो घटनाएं घटती हैं, क्यों घटती हैं? लेकिन ये सब के सारे जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसने दिया? तो हेनरीज लॉ ने दिया कि प्रेशर और हमारे पास जो मोल है या फ्रैक्शन है या अमाउंट है, इनके बीच में रिलेशन दे करके उन्होंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। यानी जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो गैस फिलअप किया जाता है, जो नॉर्मल प्रेशर हमारा होता है, जैसे मान लीजिए हमारा नॉर्मल प्रेशर 1 atm है, तो स्लाइटली ग्रेटर देन नॉर्मल प्रेशर उस गैस के प्रेशर को बढ़ा करके उसमें उसको सील कर दिया जाता है। और हमारे पास जब वो बोतल खुलता है, कंटेनर खुलता है, तो वहाँ से जो गैसियस मटेरियल है वो जब प्रेशर हाई से लो की तरफ भागता है तो कुछ लिक्विड मटेरियल को वेपराइज करके उसके साथ लाते हैं, तो लिक्विड गैस में तो बदला नहीं, दैट फॉर्म द बबल्स, वही बबल्स बनना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स कि वहाँ पर हमारा हेनरीज लॉ है जो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन का रिलेशन बता रहा है डायरेक्ट प्रोसेस। चूंकि प्रेशर ज़्यादा था इसलिए कुछ मोल्स फ्रैक्शन को कुछ फ्रैक्शन को लेकर ऊपर उठ गया, और वही बबल, चूंकि वो लिक्विड था और वो गैस वहाँ से जब निकला तो उसके पास प्रेशर हाई होने से उसको एनर्जी मिला और वहाँ से बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन का जवाब था। सेकेंड जो मैंने बोला कि सोचने की क्षमता घटने लगती है, क्योंकि बॉडी, हमारा दिमाग कब काम करता है? जब इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलता है। अभी आप कोविड में देखे होंगे कि ऑक्सीजन की कमी से क्या हाहाकार मची हुई थी। तो ऑक्सीजन का लेवल, हम हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन हमारा क्या होता है? कम होते जाता है, यानी एटमॉस्फेयर कम होते जाते हैं, प्रेशर कम होता है। उस समय वहाँ ऑक्सीजन की कमी होने से रेस्पिरेशन सिस्टम पूर्णतः काम नहीं करता है। तो हमारे दिमाग को जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। तो जितने भी क्लिम्बर्स होते हैं या हाइट पे चढ़ने जो लोग जाते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, जो कि ये बता रहा है कि जहाँ प्रेशर कम है तो अगर हम उस अमाउंट को बढ़ा करके ले जाएंगे, प्रेशर वहाँ पर तो कम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन वहाँ हमको सिलेंडर के जरिए हम लोग वहाँ पर अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। सेम थिंग यही होता है जब आप डीप सी डाइवर्स में जाते हैं, गोताखोरी करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि हम जो ऑक्सीजन होता है और जो नाइट्रोजन होता है उसका अमाउंट नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है। जब उस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले एयर को आप सिलेंडर को लेंगे तो नो डाउट वो हमारे नाइट्रोजन जो है ब्लड में जाएगा। उसके बाद क्या करता है कि ब्लड में जाने के बाद जैसे ही आप ऊपर आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है, वहाँ पर क्या करता है? स्वेलिंग होना शुरू होता है। तो जहाँ जहाँ पर हमारे पास ज्वाइंट होते हैं वहाँ पर वो बोन के पास या वेन के पास स्वेलिंग होना शुरू होता है, और जब स्वेल करेगा वेन तो स्वाभाविक बात है कि अनबियरेबल पेन होगा। उससे बचने के लिए क्या करते हैं कि वहाँ पर नाइट्रोजन की क्वांटिटी को कम तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन रिड्यूस करने का एक तरीका बताया गया कि हीलियम को अमाउंट बढ़ा दिया जाता है। जो हम लोग एयर लेकर जाते हैं, जो गोताखोरी के लिए एयर लेके जाते हैं, उसमें हीलियम का अमाउंट बढ़ा दें, क्योंकि हीलियम ब्लड में सॉल्युबल नहीं है, इसलिए वहाँ पर नाइट्रोजन को कम करने के लिए हीलियम बढ़ा दी जाती है, और वहाँ पर फिर हम लोग जो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो होता है वो अमाउंट कम हो जाता है और वो बेंड बीमारी से हम लोग बचते हैं। तो इस तरह से हेनरीज लॉ का जो एप्लीकेशन था मैंने आपके समक्ष रखा। अब मैं हेनरीज लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मेशन है ये मैं बताता हूँ। आप लोग एक क्वेश्चन देखिएगा, मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िएगा, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है,
हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल एट 298 केल्विन। यानी कहा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व किया गया है। एक सॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर लिक्विड है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्युबल है, जिसमें उसका कांस्टेंट मिला जो हेनरी लॉ का कांस्टेंट है 1.67 10⁸ पास्कल है और टेम्परेचर फिक्स है 298 केल्विन है। तो कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। कहा रहा कि जब सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को डाला गया, सोडा वाटर का अपना सॉफ्ट ड्रिंक है, तो व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 atm कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर, जिस समय पैक किया गया तो नॉर्मल प्रेशर हमारा 1 atm होता है, लेकिन उस समय देखिए किस प्रेशर पे रखा गया है, 2.5 atm पे रखा गया है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि बबल्स का कारण क्या है कि जो गैस उस लिक्विड के अंदर हम लोग डिजोल्व करते हैं उसकी प्रेशर नॉर्मल प्रेशर से थोड़ी सी ज़्यादा कर दी जाती है। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं कि कितना ज़्यादा है। और तो बताया, आप पूछा गया है कि बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना है, यानी 500 ml वाले सॉफ्ट ड्रिंक जो सोडा वाटर का सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें अगर उस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेशर को 2.5 atm किया गया है और उस समय का जो हेनरी लॉ का कांस्टेंट है 1.6 × 10⁸ पास्कल है, तो बताइए कि कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट क्या होगा। चलिए आइए अब सॉल्व करते हैं, देखिएगा, इसको सीखिएगा कैसे एग्जाम के लिए फ्रूटफुल होगा। एप्लीकेशन तो मैं बता ही दिया हूँ, लॉ की यहाँ चर्चा कर ही दिया हूँ। अब आपका समझने की जरूरत है कि कैसे कैसे ये सॉल्यूशन बना है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन बनाइए। सॉल्यूशन में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस, दिस इज द सोल्यूट एंड इट डिसॉल्व इन द सोडा वाटर, दैट मीन्स सोडा वाटर इसके अंदर ये डिसॉल्व हुआ है, दिस इज द सॉल्वेंट। और साथ में कहा गया कि ये वाटर जो है, ये जो वाटर है इसका जो वॉल्यूम दिया गया है ना वो हमारा 500 ml दिया गया है, और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ना जिसका प्रेशर है ना वो नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा है। कितना है, 2.5 atm है। ये देखिए आपके सामने 2.5 atm है और ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया, ये आपका सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब आपको करने क्या है, अब बताने हैं कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना इसके अंदर घुला हुआ है। प्रेशर से आपको अमाउंट निकालने हैं, तो आप प्रीवियस जो हम लोगों ने पढ़ाई किया है कि हमको प्रेशर से अमाउंट निकालने हैं तो हमारे पास एक रिलेशन होना चाहिए। तो रिलेशन क्या था, तो देखिए यहाँ रिलेशन है कि प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड नाउ प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू KH एंड XSCO2। स्टूडेंट, मेरे को प्रेशर मालूम है, मेरे को मोल फ्रैक्शन मालूम है, या मेरे को हेनरी लॉ कांस्टेंट मालूम है, तो तीनों तो मालूम है नहीं, हमारे दो तो क्वेश्चन में मालूम है। मेरे को प्रेशर मालूम है और साथ में KH मालूम है। KH वहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस सॉल्यूशन के लिए जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है उसका KH है हमारे पास 1.67 × 10⁸ पास्कल। अब आपको यहाँ से करने क्या है, अगर मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट निकालना है तो इस अगर इक्वेशन में हम लोग प्रेशर रख दें और हेनरी लॉ का कांस्टेंट रख दें तो मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी। जब मोल फ्रैक्शन निकल जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल निकल जाएगा तो अमाउंट निकल जाएगा। देखिए कितना सिंपल पॉइंट है, कितना सिंपल सी बात है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, चूंकि हमारे पास यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशन है, दो ही हमारे पास कंपोनेंट है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है एक वाटर है, एक का अगर हमको मोल फ्रैक्शन मालूम होगा तो दूसरे का निकाल लेंगे, क्योंकि दूसरे का मेरे को कहीं ना कहीं पे डेटा अवेलेबल है, वाटर का वॉल्यूम अवेलेबल है, वाटर का डेंसिटी जानते हैं, वाटर का वेट निकाल सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं मोल फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू pressure of carbon dioxide by that is KH. Pressure here given 2.5 atm and by 1.67 into 10⁸ पास्कल। स्टूडेंट, यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान देंगे, अगर ध्यान नहीं देंगे तो आप यहाँ पर सारे प्रॉब्लम को सही सॉल्व करते हुए आप गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों के यूनिट बदले हुए हैं। ऊपर जो प्रेशर का यूनिट है एटमॉस्फेयर है और नीचे में पास्कल है। एंड यू नो
व्हाट इज रिलेशन बिटवीन द पास्कल एंड एटीएम। तो मैं आपको थोड़ी सी रिवाइंड करा देता हूँ कि क्या रिलेशन होते हैं। 1 ATM इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। यू नो ये चीज़ हम लोग 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले यूनिट पे ध्यान देना चाहिए। अगर यूनिट में अगर गलती कर दिए तो आपका सारा प्रोसेस सही होते हुए भी अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो आपसे आंसर टैली नहीं करेगा। और इसके उन 4 ऑप्शन में एक आंसर वो भी रहेगा जो एटीएम और पास्कल पे कैलकुलेट करके रखा रहता है। तो आपको लगेगा मैंने तो सही ऑप्शन सेलेक्ट किया है, वो गलत हो जाएगा। आपको अलर्ट रहने हैं। क्रैश कोर्स में इन्हीं बातों पर ज़्यादा फोकस की जाती है कि आपको कहाँ पर अलर्ट रहना है और कैसे रहना है। तो नाउ अब यहां पर आप पुट करें 2.5 इंटू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल एंड नाउ दैट यू नो 1.68 इंटू 10⁸ पास्कल। अब आप देख सकते हैं चूंकि मोल फ्रैक्शन हमारा एक रेशियो है तो इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। अब देखिए यूनिट कैंसिल हो गया, आपके सामने एक फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब ये आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास रिजल्ट कुछ ऐसा आता है 1.517 इंटू 10⁻³ दिस इज योर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब सोचिए कि जैसे ही मेरे को कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन निकल गया तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरा कोई काम इसमें आगे बोलने के लिए रह गया है। मैं फिर भी इसको अंतिम तक ले जाता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि इसमें मैं सिर्फ समय की बर्बादी करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका मोल फ्रैक्शन आपको मालूम है और वाटर का वॉल्यूम पता है। तो यू नो कि हियर वॉल्यूम ऑफ वाटर that is the 500 ml and you know density of water ये यूनिवर्सल होता है 1 ग्राम पर ml you know। तो अब तो आपको वेट मिल गया ना, वाटर का यहाँ से वेट मिल जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर व्हाट, वेट ऑफ वाटर दैट इज द 500 इंटू 1 दिस इज द ग्राम। क्योंकि एक वाटर ही एक ऐसा लिक्विड है कि उसका जितना अमाउंट ग्राम में होता है उतनी वॉल्यूम ml में होता है। 1 ml 1 ग्राम के बराबर होता है। अब आप यहाँ पर जब वेट मिल गया तो आप यहाँ पर मोल निकाल सकते हैं कि मोल ऑफ वाटर इजकल टू व्हाट, दैट इज द 500/18 एंड दैट मीन्स व्हाट, आपको यहाँ पर मिलेगा 27.78 मोल। यू नो दैट इज द मोल ऑफ वाटर। वाटर का मोल निकालने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर कि आपको निकालना क्या है, तो निकालना है अमाउंट। तो मोल फ्रैक्शन इजकल टू क्या होता है, यू नो मोल फ्रैक्शन इजकल टू क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू दैट इज द मोल ऑफ CO2 बाई मोल ऑफ CO2 प्लस मोल ऑफ वाटर। बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वाटर है हम लोग देखते हैं कि किसकी कौन सॉल्यूट है। हम लोग क्या करते हैं कि जो छोटा अमाउंट वाला मोल होता है और जो बड़े अमाउंट वाला मोल होते हैं दोनों को जोड़कर बड़े अमाउंट के मोल के बराबर ही लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरे को यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है इसका मोल फ्रैक्शन है 1.57 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर CO2 का ये मोल हो गया और ये दोनों का वैल्यू इसमें 27.78 है। चूंकि ये सॉल्यूट है वो छोटा अमाउंट होता है तो हम लोग अगर नेग्लिजिबल भी करते हैं तो हमारे कैलकुलेशन में बहुत फर्क नहीं पड़ता है, केमिस्ट्री में बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो नियर अबाउट वी कैन राइट हियर द 27.78। अब आपने मोल निकाल लिया तो देखेंगे कि मोल ऑफ CO2 इजकल टू 1.57 इंटू 10⁻³ इंटू दैट इज 27.78 दिस इज द मोल ऑफ CO2। और जब मोल निकाल लिए तो आई थिंक आप इसका वेट भी निकाल लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वेट ऑफ CO2 बाई मोलिकुलर वेट ऑफ CO2 नो द 44 ग्राम एंड दैट इज द 1.57 इंटू 10⁻³ इंटू 27 और आप यहाँ से इस वेट को निकाल लिए। मैंने कहा था कि सिर्फ टाइम का वेस्टिंग है तो टाइम का ही वेस्टिंग था, क्योंकि आपको पहले भी ये चीज़ आपको पता है, पहले मैंने भी बताया, आप पहले से भी जानते हैं और ये आपको आंसर तक पहुँचने का रास्ता हो गया। तो देखिए हम लोगों ने फुल इस सॉल्यूशन चैप्टर का जो हाफ पार्ट था कंप्लीट कर लिया। अब मेरे को दूसरे हाफ में जाने हैं। जब मैं दूसरे हाफ की बात करूंगा तो मैं क्या बात करूंगा, तो मैं बात करूंगा लिक्विड सॉल्यूशन की बात करूंगा। लिक्विड सॉल्यूशन को हमने 2 पार्ट में रखा है। मैंने एक बार एक वेपर प्रेशर अलग कर दिया है और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अलग कर दिया है। वेपर प्रेशर में हमारे जो टर्म्स होते हैं वो चूंकि वेपर प्रेशर में एक हमारे राउल्स लॉ आता है। तो राउल्स लॉ में क्या होता है, राउल्स लॉ दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो चूंकि इससे ये रिलेटेड है तो मैं वेपर प्रेशर को इन शॉर्ट में बताते हुए और मैं फिर से एक न्यूमेरिकल के जरिए ही वहां पर आपको पहुंचने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट आप ध्यान से देखेंगे
कि मैं इस पॉइंट पे जाकर के क्या करने वाला हूं, कैसे वेपर प्रेशर से टोटल सॉल्यूशन का मैं आपको डेफिनेशन देते हुए यहां से निकलूंगा। मैं पहले आपको ब्रीफ कर देता हूं कि क्या क्या चीज इसमें हम लोग करते हैं, कैसे इस टॉपिक को एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। जैसे 5 मिनट में इस टॉपिक को कैसे रिव्यू करना है, ये चीज़ को देखना होता है। क्रैश कोर्स में ये चीज़ देखना होता है कि आपको फुल सिलेबस को कैसे रिव्यू कम समय में करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा कि लिक्विड सॉल्यूशन में मैंने नाम लिया, सबसे पहले कहा वेपर प्रेशर। तो इस वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कोई भी एक लिक्विड मटेरियल है, दे हैव द टेंडेंसी टू इवेपरेट। उसकी अपनी एक टेंडेंसी होती है। आप छोटे छोटे रोड के किनारे गड्ढों में देखते होंगे, बारिश होती है, कुछ दिन पानी जमा रहता है, ऑटोमेटिकली पानी गायब हो जाती है। सिंपली आप गिलास में पानी रात में रखिए, अगर गर्मी का मौसम है सुबह देखिएगा कि गिलास का पानी बहुत हद तक कम हो गया, 2-3 दिन बाद सूख गया। दैट मीन्स वो पानी गया कहाँ, आपने तो कोई उसमें एनर्जी लगाया नहीं था। तो नेचुरल टेंडेंसी होती है, हर लिक्विड की नेचुरल टेंडेंसी होती है इवेपरेट करने का। हर लिक्विड की अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी कि इवेपरेट करेगा ही करेगा। जब इवेपरेट करेगा तो वेपर में जाएगा, वेपर के बाद गैस में जाएगा। जब वो गैस में जाएगा तो अगर हम लोग ऐसा कोई अपरेटस एक्टिविटी करें जहाँ से हम लोग को वेपर प्रेशर समझ में आए, तो बहुत मैं छोटा सी एक्टिविटी करता हूँ और आपके सामने दिखाता हूँ। आप क्या करेंगे कि एक ग्लास लेंगे जो शीशे का बना हुआ, लीड का बना हुआ, या आप एक बीकर, अगर लैब में जाते हैं तो एक बीकर ले लीजिए। ओके, इस बीकर में पानी किसी लेवल तक इसमें पानी को भर दीजिए। वाटर सबसे अवेलेबल है क्योंकि इसमें हम लोग को लो कॉस्ट एक्टिविटी हमेशा करना चाहिए और इससे आपको समझ में भी आएगा कि आपने एक बीकर लिया, उसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद आप क्या किए, एक लैब में बेल जार होता है जो कि इस तरह का होता है। बेल जार जो होता है घंटी की तरह होता है। बेल समझिए ना, जार माने हमारा होता है पॉट्स। अब बेल देखिए ना, बेल किस शेप का होता है, दैट इज द बेल जार। दिस टाइप ये देखिए बेल जार है, ये देखिए यहाँ पर बेल की तरह बना हुआ है। दे हैव द एम्प्टी स्पेस, इसके पास स्पेस होना चाहिए। ये जितनी भी बातें मैंने बोला ये आपके हर एक लैब में अवेलेबल होता है। बस इतनी चीज़ हमको एक्टिविटी के लिए चाहिए था। अब आप क्या देखते हैं, कुछ समय बाद ये जो लिक्विड है यहाँ से निकल करके इस बेलजार पे यहाँ पर आपके पास वाटर का वेपर बनते हुए इस जगह में दिखाई देना कुछ ही समय के बाद, 15-10 मिनट के बाद ही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आप तो पानी बीकर में रखा था, वेपर इस बेलजार पे क्यों बना, पहला क्वेश्चन। तब आपके दिमाग में आएगा एक आइडिया कि यस, इस लिक्विड के अंदर कोई ना कोई एक खास टेंडेंसी था जो कि ये इवेपरेट होकर के उस बेलजार पे या एम्प्टी स्पेस में वो वेपर बना के चला गया है। इसका मतलब हुआ कि जितने लिक्विड होते हैं अपने इंटरमोलिकुलर फोर्स के वजह से या तो लार्ज क्वांटिटी में वो इवेपरेट होते हैं या तो स्मॉल क्वांटिटी में। तो जिनके बीच का फोर्स, दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स जितना ही वीक से वीक होगा, वो मॉलिक्यूल ज़्यादा से ज़्यादा इवेपरेट करेगा। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा इवेपरेट करेगा तो ये मॉलिक्यूल इधर जाएगा, दिस इज द इवेपरेशन। अब इसमें जो है वो गैसियस फॉर्म में वो मॉलिक्यूल यहाँ आने लगा, ये स्पेस काफ़ी था और बहुत सारे मॉलिक्यूल गैस के आ गए। जरा सोचिए आप, बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए। आने के बाद क्या होगा, उनके बीच में कोलिजन होने लगा। कोलिजन दो तरह के होने लगा, एक तो मॉलिक्यूल के बीच में होने लगा, एक वॉल ऑफ द कंटेनर जो कि बेलजार था उसके बीच में, उसके साथ होने लगा। तो जब वो कोलाइड होने लगा तो एक फोर्स लगाने लगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी घटने लगा। उस समय क्या होगा कि वो वेपर जो होगा फिर अपने पुराने स्टेट में आना शुरू करेगा और वो वेपर से पुनः लिक्विड की तरफ आएगा तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। देखिए एक बार अपवर्ड जा रहा था, दिस इज द इवेपरेशन, फिर वो डाउनवर्ड आने लगा, दिस इज द कंडेंसेशन। तो डू यू नो इवेपरेशन रिवर्स प्रोसेस ऑफ द कंडेंसेशन। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है और ये कंटेनर क्लोज हो चुका है। एक समय ऐसा आएगा कि इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा। जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो ये जब दोनों के रेट बराबर हो जाएंगे, यानी रेट ऑफ इवेपरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस समय जो ये हमारा वेपर मॉलिक्यूल है इस लिक्विड के सरफेस पे जितना फोर्स लगाएगा वो प्रेशर कहलाएगा।
और चूंकि ये जो फोर्स लगा रहा है वो हमारा वेपर के जरिए लग रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया वेपर प्रेशर। आपने प्रेशर के बारे में क्या पढ़ा है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, कि इकाई बल में जो इकाई एरिया में जो बल लगता है उसको हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लेकिन हियर द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया बाय द वेपर, सो इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। बड़ी सिंपल सी आपने, और ये चीज आपको जब आप करेंगे तो एक्टिविटी दिखेगा, आपको दिखेगा कि कैसे ये बेलजार से वहाँ से आपको दिखाई देगा, कुछ इस तरह के साउंड्स आते हैं, कुछ इस तरह का एक्टिविटी देखने को मिलता है, कुछ उसमें एक्शन होता है, तो दिखाई देता है कि यस ये प्रेशर लगने लगा। ये एक्टिविटी आप करके देखेंगे, आपको सिंपल होगा। ये सॉल्यूशन में शुरू हुआ कि वेपर प्रेशर बनना लगा। अब शुरू हुआ कि भाई वेपर प्रेशर तो हर एक लिक्विड का अलग हो जाएगा। यस, जितने भी इस हमारे पास यूनिवर्स में लिक्विड है सबके वेपर प्रेशर अलग होंगे, क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे, कि दो सब्सटेंस के बीच में जो हमारे पास वाटर है, एसीटोन है, अल्कोहल है या अदर बेंजीन है, उनके बीच में दो मॉलिक्यूल के बीच में जो हमारा इंटरेक्शन फोर्स लगा ना, वो फोर्स ही डिसाइड करेगा कि इसका वेपर प्रेशर हाई होगा या लो होगा। पहली बात। दूसरी बात, डिपेंड करता है इसके बीच के जो आपने लिया है कंटेनर, सरफेस एरिया पे भी, एरिया बड़ा है या छोटा है। अगर बड़ा एरिया है तो ज़्यादा इवेपोरेट करेगा, छोटा है तो कम। तीसरी बात, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, सुबह में कर रहे हैं, दोपहर में कर रहे हैं, शाम में कर रहे हैं, क्योंकि तीनों टाइम का टेम्परेचर अलग अलग होगा, ये उससे भी उस पर भी डिपेंड करेगा। तो तीन फैक्टर होते हैं, एक तो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नंबर 2 जो उसका हमारा सरफेस एरिया है, और नंबर 3 जो मैं बता रहा हूँ कि जो टेम्परेचर है हमारे पास वो इसको इफेक्ट करेगा। वेपर प्रेशर के इफेक्टिंग मटेरियल हो गए। अब क्या, इस पे सबसे पहला जो लॉ आया वो किन का लॉ आया? तो सबसे पहले लॉ आया रॉल्स का। रॉल्स ने इन्हीं हेनरी को एक्सटेंड करते हुए बोला कि अगर कोई भी ऐसा हमारे पास मटेरियल है जो लिक्विड फॉर्म में है, या दो लिक्विड है या दो सॉल्यूशन है, जब आपस में वो मिलते हैं या नहीं मिलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके जो प्रेशर होते हैं और जो उसमें सॉलिड जो सॉल्युबल होता है मटेरियल, उसका जो मोल फ्रैक्शन आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। यहाँ पर इन्होंने उसी को इन्होंने कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। इन्होंने यहाँ पर बाइफर्केट किया कि वो सॉलिड पार्टिकल के मोल फ्रैक्शन के उसके जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। और वहाँ पर रॉल्स ने अपना एक लॉ देकर के मैथमेटिकल फॉर्म में गए और वहाँ पर उन्होंने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया। तो मैं इन शॉर्ट में आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जब उन्होंने क्लासिफाई किया, सपोज किया कि हमारे पास एक मटेरियल ए है, एक मटेरियल बी है, और ये हमारा सॉल्यूशन ए बी है। सपोज करिए इसका हमारे पास शुरू में जिस समय हमारे पास ए अलग था उसका वेपर प्रेशर PA0, बी अलग था, अलग अलग मैं बात कर रहा हूँ, मिक्स नहीं किया हूँ, अलग अलग बात कर रहा हूँ। उस समय इसका प्रेशर PB0, और जैसे ही ये मिक्स हुआ, दोनों को मिक्स किए तो इसका प्रेशर हो गया PA, इसको मिक्स किए इसका प्रेशर हो गया PB, और ये दोनों को ऐड कर दिए तो टोटल सॉल्यूशन का प्रेशर हो गया P। तो इन्होंने कहा कि हमारे पास सॉल्यूशन बनने के बाद उस मटेरियल ए का या बी का क्या प्रेशर हुआ, तो इन्होंने कहा कि PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन XA। मान लीजिए कि इसका मोल फ्रैक्शन XA है और इसका मोल फ्रैक्शन XB है, देन PA इजकल टू KXA। सिमिलरली दूसरे के लिए PB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, PB इक्वल टू KXB, ये इन्होंने कहा। और इसके बाद फिर इन्होंने कहा कि अब जो ये K का वैल्यू है ना, कांस्टेंट वैल्यू है, ये कहाँ से आएगा? तो अगर सपोज कर लीजिए कि ये मेरा एलोन है, प्योर है, इसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुआ, तो नाउ मोल फ्रैक्शन बिकम्स 1। कब? जब वो कंपोनेंट ए अकेला था, उसमें कोई मिक्स नहीं हुआ है, तो XA इक्वल टू 1। नाउ देन आप कह सकते हैं कि जब XA 1 होगा तो K का जो वैल्यू होगा वो PA हो जाएगा। दैट मीन्स PA का मतलब क्या है? उस समय क्या है PA? तब PA हमारा PA0 है, तो उस समय हमारा PA0 हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर भी इसी पॉइंट को रखते हैं कि अगर XB इक्वल टू 1 है तो हमारा K का वैल्यू जो होगा वो PB0 हो जाएगा।
तो राउल्स का देखिए यहाँ पे लॉ थोड़ा सा चेंज आपको मिला, किससे, एक्सटेंशन हुआ हेनरी से, क्या बना, तो अब बन गया कि पी ए इजकल टू पी ए नॉट एक्स ए, जो वहाँ केच होता था वो यहाँ पी ए नॉट हो गया, थोड़ी सी एक्सटेंशन हुई है। देखिए कितना सिमिलरिटी है, कितना दोनों लॉ में कंपेरिजन करेंगे तो कितना सिमिलर पॉइंट हो रहा है। और दूसरी तरफ हमारा हो गया कि पी बी इजकल टू पी बी नॉट एक्स बी, यही चीज इन्होंने कहा। अब उस सॉल्यूशन का प्रेशर क्या होगा, तो आपने डाल्टन्स लॉ पढ़ा है कि डाल्टन्स लॉ में क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई एक मिक्सचर है तो मिक्सचर में जितने कंपोनेंट होते सारे के प्रेशर को जोड़ दीजिए तो मिक्सचर के प्रेशर के बराबर होता है। ये इंप्लीमेंट सॉल्यूशन में भी होता है। तो अगर आप बात करते हैं तो P इजकल टू P इज द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, होल सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग A and B, then you will get the PA plus PB and PA plus PB PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। आप देख सकते हैं ये पॉइंट आपको देखने को मिला। दिस इज द रॉल्ड्स इक्वेशन, ये रॉल्ड्स इक्वेशन है। इस रॉल्ड्स इक्वेशन पे क्या हुआ, सॉल्यूशन को दो पार्ट में बांटा गया। कहा गया कि सॉल्यूशन वो सारे सॉल्यूशन जो इस रॉल्ड्स लॉ को ओबे करते हैं वो आइडियल होंगे, और जो इसको ओबे नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल होंगे, यानी रियल होंगे। तो दुनिया में जो आइडियल वर्ड है ना, आइडियल कुछ होता ही नहीं है। आप अगर साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नो बॉडी इज द आइडियल। आइडियल क्या है, एक कंसेप्ट है कि हमारे आइडियल ये है, लेकिन आइडियलिटी की बात की जाए तो ये संभव नहीं है, इसलिए कोई सॉल्यूशन आइडियल होता ही नहीं है। तो बट दे अप्रोचेज टू आइडियलिटी, जो आइडियलिटी को अप्रोच करता है बट आइडियल है नहीं, तो हम लोग नियर अबाउट वैल्यू की बात मान लेते हैं कि वो 98% फॉलो कर रहा है इसलिए वो आइडियल है। तो दैट मीन्स कि इस इक्वेशन को फॉलो करने वाले अगर 98% पॉइंट को पिकअप करेगा तो आइडियल कहलाएगा, फुल पिकअप तो होने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास जो होगा दो तरह के सॉल्यूशन हो गए, एक आइडियल हो गए, एक बड़ी छोटी सी बात मैंने कहा कि जो इस इक्वेशन को ओबे करेगा आइडियल, जो ओबे नहीं करेगा नॉन आइडियल। अब इस पे हम लोग बहुत सारे केमिस्ट्री से जोड़ते हैं, तो बहुत सारे केमिस्ट्री जोड़ते हैं। अगर आप थर्मोडायनामिक्स से जोड़ते हैं तो आप बोलते हैं कि उस समय जिसका कि एंथैल्पी का चेंज जीरो होगा आइडियल, जिसका चेंज जीरो नहीं होगा वो नॉन आइडियल आप बोलते हैं। दैट मीन्स आप लिखते हैं कि अगर डेल एच जीरो हो गया सोल्यूशन का तो बोलते हैं कि वो आइडियल है, लेकिन डेल एच जीरो नहीं हुआ तो हमारा रियल है, नॉन आइडियल है। फिर इसी तरह से अगर हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं तो बोलते हैं कि चेंज इन जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का, अगर जीरो हो गया तो आइडियल है, अगर जीरो नहीं हुआ तो नॉन आइडियल है। तो हमारे पास इस तरह से हर एक केमिस्ट्री से इसको, हर एक साइंस से जोड़ के हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये आइडियल को सपोर्ट करता है, कहाँ कहाँ पे आइडियल को सपोर्ट नहीं करता है। तो अगर वो आइडियल हुआ तब तो एक पॉइंट अलग हो गया, आइडियल नहीं हुआ तो फिर दो पॉइंट आ गया। कौन से दो पॉइंट हो गए, दो पॉइंट हो जाएंगे कि एक बार वो पॉजिटिव डिविएशन करेगा या एक नेगेटिव डिविएशन करेगा। तो मैं डेल एच की बात करूं तो हो सकता है कि डेल एच ग्रेटर देन जीरो हो जाए, दैट इज द एंडोथर्मिक के केस में चला जाए, या हो सकता है कि डेल एच लेस देन जीरो हो जाए, तो ये एक्सोथर्मिक हो जाएगा। अब आप दो सोल्यूशन का सपोज करिए कि दो सोल्यूशन, एक 10 ml और एक 15 ml का सोल्यूशन लिए, दोनों को जोड़िएगा तो 25 होगा। केमिस्ट्री कहता है कि आप जो 10 + 15 की 25 हो भी सकता है, कहता है कि नहीं भी हो सकता है, यानी ये डेल एच ग्रेटर देन भी 25 हो सकता है और डेल एच लेस देन भी 25 हो सकता है। तो अगर वो आइडियल हो गया तब तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो दो बातें होंगी। क्या दो बातें होंगी, या तो ग्रेटर हो जाएगा। आप सोचिए कि 10 ml और 15 ml मिलाने के बाद वो 27 ml कैसे हो सकता है, तो मैथमेटिकली तो लग रहा है कि गलत है, बट ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू, ये सही बात है। आप जब सॉल्यूशन मिला रहे हैं ना, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने वेपर प्रेशर डिफाइन किया है कि भैया वो वेपर में जाता है, वेपराइज होता है। तो आपको पता है कि जब लिक्विड से वेपर में जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो आप सोच रहे हैं फिर कम कैसे हो जाएगा, आप तो एक तरफ कहते हैं कि बढ़ेगा, मैं दूसरी तरफ ये भी तो बोलूँगा कि कंडेंस भी तो होता है ना, कंडेंस भी होता है फिर वापस भी आता है। दैट मीन्स कि उसमें वॉल्यूम डिक्रीज करने की भी संभावना होगी। मैं इसको आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, मैं थोड़ी देर में इस एग्जाम्पल पे आता हूँ और समझाता हूँ। इस पर एक न्यूमेरिकल लेकर भी समझाऊंगा। ये मेरा एक पॉइंट होगा। यहाँ से फिर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जाऊँगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 बातें होती हैं कि जो मास डिपेंडेबल होते हैं, जो कि नेचर पर डिपेंड नहीं करते हैं, सिर्फ मास, सॉलिड के मास पर डिपेंड करते हैं, और वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक होता है हमारे पास, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपको कि यहाँ पर हमारे पास आइडियल और नॉन आइडियल की बात हो सकता है। तो वॉल्यूम, अगर दो सॉल्यूशन को जोड़ने पे वॉल्यूम सेम हो गया तब तो आइडियल है।
अगर वॉल्यूम नहीं सेम हुआ तो नॉन आइडियल होगा, नॉन आइडियल होगा तो पॉजिटिव डिवीजन में जाएगा और नेगेटिव डिवीजन में जा सकता है। एक क्यों? क्योंकि वो लिक्विड जब वेपर में जाता है तो इवेपोरेशन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है, तो वॉल्यूम बढ़ने की भी संभावना और घटने की भी संभावना। हम लोग कहते हैं कि जब इंटरेक्शन फोर्स हमारा कमजोर होता है, बहुत वीक होता है, तो वो बढ़ जाता है, दैट मीन्स वेपर ज़्यादा बनता है। अगर मजबूत होता है तो वेपर कम बनता है, तो उसमें वॉल्यूम घट जाएगा। दैट इज, ये मेरा पॉइंट था कि वहाँ पॉजिटिव डिवीजन और नेगेटिव डिवीजन होता है। दूसरी चीज़, मैं ये चीज़ को आपको एक न्यूमेरिकल के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सिर्फ 5 मिनट देखिए और ये पूरा आपका जो लिक्विड फेज है ये समाप्त हो जाएगा। आइए देखिए, मैं एक न्यूमेरिकल पे आता हूँ, आप थोड़ा इस न्यूमेरिकल को देखिए और रीड करिए यहाँ पर, और मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए देखिए, इस न्यूमेरिकल को देखिए। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ध्यान दीजिएगा, मैं इसी की बात, प्योर लिक्विड मतलब कि दे आर नॉट मिक्स एलोन, दे आर एलोन, A and B are 450 mm and 700 mm of mercury respectively at 350। जब एक कंपोनेंट A है और एक कंपोनेंट B है, दोनों में जब वो मिक्स नहीं हुए हैं उस समय का प्रेशर ये है, दैट इज द कांस्टेंट, ये नहीं बदलता है, मतलब नहीं बदलता है। कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600। जब वो मिक्स हो गया, मिक्सिंग के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि उस लिक्विड मिक्सचर का कंपोजिशन बताइए, एंड ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन द वेपर फेज। अब फिर बताइए कि जब वो लिक्विड से वेपर में गया था उस समय उसका कंपोजिशन, यानी 2 क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। अब आपको देखना ये है कि कैसे सॉल्व करेंगे। आइए मैं अब आपको इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका बता रहा हूं, जिसको आपको देखने के बाद लगेगा कि हमारा सिलेबस 70% कैसे कवर हुआ। देखिए, मैं 70% की तरफ मूव कर रहा हूं। अब हम लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को, जो आपने क्वेश्चन अभी देखा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने ले आ रहा हूँ और 70% सिलेबस को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये मेरा दूसरा न्यूमेरिकल था, ये मेरा तीसरा न्यूमेरिकल है। ये सिलेबस को कवर करेगा। कैसे करेगा ये देखिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि 2 कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ए है, एक कंपोनेंट बी है। ए और बी के बीच हमारे पास जो दिया हुआ है प्रेशर है, वो कह रहे कि कब का प्रेशर है, ये हमारा ए है, ए है, ये हमारा बी है। ये पी ए नॉट दिया हुआ है, पी ए नॉट दिया हुआ है, पी ए नॉट है 450 mm। इस क्वेश्चन को पी ए नॉट 450 mm है, और पी बी नॉट है, इसका है पी बी नॉट दैट इज द 700, दैट इज 700 mm, 700 mm। ओके, ये देखिए। इसके बाद हमारे पास जब ये मिक्स हो जाता है, तो मिक्स होने के बाद अगर ये सॉल्यूशन ए बी बनाता है तो इसका प्रेशर है 600 mm, सी 600 mm है। अब आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले किया गया कि इस लिक्विड मिक्सचर का कंपोनेंट बताइए, दैट मीन्स कि बताइए कि इसका मोल फ्रैक्शन कितना है, इसका मोल फ्रैक्शन कितना है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है कि जब ये लिक्विड वेपर में गया था उस समय उसका वेपर प्रेशर कितना है, मोल फ्रैक्शन कितना था, ये बताना है। तो सीधी सी जो बात है, मैं उस सीधे बात पे आता हूँ। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि P इजकल टू वेपर प्रेशर टोटल जो सॉल्यूशन का पेपर है इजकल टू PA प्लस PB, और मैं इसको थोड़ा एक्सपेंड कर दूं तो ये हो जाएगा PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। और आप देख सकते हैं कि P का वैल्यू 600 दिया हुआ है, PA नॉट यहाँ पर दिया हुआ है 450 और XA, और PB नॉट है 700 XB। अब आप जरा सोचिए, आपके सामने ये एक इक्वेशन XA एंड XB में बन गया। आपने प्रीवियस चले जाइए, आपने क्या पढ़ा है कि अगर बाइनरी सॉल्यूशन है, 2 कंपोनेंट है, तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? वेरी गुड, 1, वेरी गुड, 1 होता है। गुड, दैट मीन्स XA प्लस XB इक्वल टू 1। यू हैव द इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर सॉल्यूशन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ XA एंड XB। आफ्टर जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि XA आएगा 0.4 और XB आएगा 0.6। ये आपने फर्स्ट पार्ट निकाल लिया, इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। अब क्या करने हैं? अब आपको निकालने हैं कि जिस समय ये हमारा मिक्स हुआ है उस समय इसका मोल फ्रैक्शन कितना है। मान लिया कि आफ्टर मिक्सिंग इसका मोल फ्रैक्शन है XA डैश, इसका मोल फ्रैक्शन है XB डैश। तो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द XA डैश एंड XB डैश? तो इसके लिए क्या करना होगा कि जब वो वेपर प्रेशर चला गया तो उस समय आपको इसका PA निकालना होगा, इसका PB निकालना होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास
पी ए इजकल टू, देखिएगा पी ए नॉट और एक से होता है, तो ये पी ए मेरे को निकालना होगा क्योंकि टोटल प्रेशर से ही उसका मोल फ्रैक्शन निकलने वाला है। तो दैट मीन्स पी ए निकालेंगे तो पी ए नॉट 450 एंड नाउ द मोल फ्रैक्शन 0.4, ये वैल्यू को हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। 450 एंड 0.4 दैट इज द 180 mm, 180 mm। सिमिलरली पी बी निकालिए, पी बी इजकल टू पी बी नॉट एक्स बी दैट इज द 700 इंटू 0.6 और ये हमारा हो जाएगा 420 mm, 420 mm हो जाएगा। अब इनका जो टोटल प्रेशर था ओ और जो अभी हम लोगों ने टोटल प्रेशर 600 है, अब हमको निकालना है एक से डैश। दैट मीन्स कि कब की बात हो रही है, जब वो वेपर फेज में चला गया। जब वेपर फेज में चला गया तो एक से डैश का मतलब क्या होगा कि एक से डैश का मतलब होगा कि पी ए बाई पी ए प्लस पी बी। सिमिलरली एक्स बी डैश क्या होगा, दैट इज पी बी बाई पी ए प्लस पी बी। एंड यू नो आपके सामने ये देखिए दोनों 600 है और ये वैल्यू को रखेंगे तो 180 बाई 600 एंड आप 420 बाई 600 ये निकाल लिए। देखिए मैंने क्या कहा था कि सॉल्यूशन जो हमारा लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज में अगर रॉल्स लॉ पे आपने कमांड कर लिया है तो आपका काम हो गया। अब हमारे पास इसका जो अंतिम टॉपिक है वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें कि हमारे पास 4 टर्म्स है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, फिर सेकेंड टर्म में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड 4 में ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसके लिए मैं एक छोटा सा क्लास लेकर आऊँगा। वहाँ भी मैं 2 क्वेश्चन के जरिए मैं उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, जो कि अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में आ जाए। और इसके लिए आप लोग यहाँ तक जो परेशानी है कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मेरे को बताएंगे कि अभी यहाँ पर आपने कितना पार्ट समझा या नहीं समझा है। मैं इसके PDF में बहुत सारे क्वेश्चन डाल रखा हूँ, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, प्लीज़ उसको आप सॉल्व करेंगे। जहाँ पर आपको परेशानी होगा आप 24/7 वी आर इन लाइव, तो आप वहाँ पर ये चीज़ को करेंगे, हम लोग वहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपका जवाब देन एंड देयर मिलेगा। ओके, थैंक यू।